एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कह सकते हैं कि बोरिंग चैप्टर है बट स्कोरिंग भी है। क्योंकि जो 9th क्लास की बायो है उसमें 3 ही चैप्टर हैं और बायो का जो पेपर है वो 30 मार्क्स का आना है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स का इस सब्जेक्ट में से आना ही है, आना ही, इस चैप्टर में से आना ही आना है। तो इस चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा टाइम दे दें तो इसको हम बहुत इजीली हम इसमें मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब फूड रिसोर्सेज क्या है? फूड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हम फूड को ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स और एनिमल से। तो प्लांट बेस्ड फूड ऑब्टेन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, और जो एनिमल बेस्ड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि यूज ऑफ द लाइव स्टॉक टू ऑब्टेन द फूड आइटम इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को यूज करना अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, और क्रॉप्स को ग्रो करना दैट इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। अब हमें जरूरत क्या है? हमें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत क्या है? हमें क्यों करना है इंप्रूवमेंट? व्हाई वी हैव द नीड फॉर द एफिशिएंट क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। आप सबको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और आज हम वर्ल्ड के नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो बेसिक नीड है हमारी वो क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। तो उस बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को एफिशिएंट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। तो लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड, ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें हमें रहने के लिए जगह चाहिए, फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो अब हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें कि जो कम लैंड में भी ज्यादा हमें यील्ड दे, यानी कि जहां पे हम थोड़े एरिया में भी फसलें उगाएं बट ज्यादा हमारे पास यील्ड हो, ज्यादा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे कि हमारी जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है या फूड रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। तो अब लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब क्या क्या अब तक क्या क्या एफर्ट्स हो चुके हैं फूड डिमांड्स को इंक्रीज करने के लिए? सबसे पहले हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रेन्स प्रोडक्शन। व्हीट की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये रेवोल्यूशन लेके आए थे। उसके बाद था व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू द डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को एनहांस करने के लिए, उनकी यील्ड को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन लाया गया था। देन ब्लू रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू द एनिमल्स ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, यानी कि फिशेस की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये रेवोल्यूशन लाया गया। देन सिल्वर रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू द एग प्रोडक्शन। एग की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये रेवोल्यूशनरी टेक्निक लाई गई थी। अब हमारी जो क्रॉप यील्ड को इंप्रूव अगर हम करना चाहें तो इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं, या 3 वे में हम इसकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप क्रॉप की वैरायटी को ही इंप्रूव कर दें, यानी कि जो वैरायटी अब हम जो ट्रेडिशनल वैरायटीज ग्रो करते आ रहे हैं व्हीट की, अगर उसकी जगह हम दूसरी वैरायटी ले आए तब भी हमारी जो फूड रिसोर्सेज है वो इंप्रूव हो जाएंगे। या हम क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज इस तरीके से करें कि उसमें हम मेन्योर्स डालें, फर्टिलाइजर डालें, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो इंक्रीज करे। या हम प्रोटेक्शन, यानी कि जब वो क्रॉप जो है हार्वेस्ट हो चुकी है उस हार्वेस्टेड क्रॉप को हम इस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि ताकि यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो और लॉस कम से कम हो। तो ये जो 3 मेन स्टेप्स हैं कि इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड इंक्लूड द क्रॉप वेराइटी एंड इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में आप वेराइटी को इंप्रूव करें, यानी कि ट्रेडिशनल वेराइटी ना यूज करके उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए जो प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सके, जो वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट में सरवाइव कर सके, जो एबायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस हो, और जिससे हमारी जो यील्ड है वो एनहांस कर सके। तो सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि 2 अलग अलग प्लांट्स को हाइब्रिड बनाए जाते हैं। हाइब्रिड किस तरीके से बनाए जाते हैं? यानी कि एक प्लांट का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले लिया और दूसरे का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले लिया और उन दोनों के फ्यूजन करवा दी जाती है, जिससे कि एक नया प्लांट ग्रो करता है या उस प्लांट की जो वेराइटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। इसका जो मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्पल आता है वो आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। जो पहले जो टोमेटो होते थे उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी,
थी, यानी कि जहां पे फील्ड से मार्केट तक टमाटर को पहुंचने में ही वो क्या हो जाता था, वो पक जाते थे और खराब हो जाते थे। अब उसकी इंप्रूवमेंट कर दी गई है, अब उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई। अब आप देखें तो टोमेटो जो है वो बिल्कुल ही हमें फाइन कंडीशन में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, दैट इज ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अलावा एक हाइब्रिड बनाया गया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दैट इज पोटैटो एंड टोमेटो। जैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि जो पोटैटो के केस में हम उसका अंडरग्राउंड पार्ट कंज्यूम करते हैं और टोमेटो के केस में हम उसका फ्रूट कंज्यूम करते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों प्लांट्स को कंबाइन कर दें और एक ही प्लांट से हमें टोमेटो भी मिले और पोटैटो भी मिले। तो उसको नाम दिया गया पोमैटो। ऑल्दो वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट और भी इस वे में और भी बहुत रिसर्चेज अभी चल रही हैं कि एक ही क्रॉप लैंड में हम 2 फसलें ऑब्टेन करें फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। और देन जीन मॉडिफिकेशन, हम उस पर्टिकुलर प्लांट की जीन को ही मॉडिफाई कर दें, यानी कि प्लांट की अगर जीन मॉडिफाई होगी तो डिजायर्ड जो हमारे करेक्टर है वो हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएंगे। तो जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू आप प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हो। इवन बहुत सारे प्लांट आज के टाइम में डिजीज रेजिस्टेंट हो भी गए हैं। और जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट हम डिजीज रेजिस्टेंट या कोई भी अदर फैक्टर में जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं बाय यूज ऑफ द जीन मॉडिफिकेशन, दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का जो बेस्ट एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, दैट इज बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन। पहले के टाइम में जो ब्रिंजल आते थे वो जल्दी बहुत ज्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, बहुत जल्दी उनमें कीड़े लग जाते थे। बट आज के टाइम में जो ब्रिंजल आ रहे हैं दैट आर द बीटी ब्रिंजल, क्योंकि उन्होंने उसकी जीन को ही मॉडिफाई कर दिया। अब वो जो जीन उसके अंदर है वो रेजिस्टेंट है टू दैट पर्टिकुलर नेमाटोड और उसको वो इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारे ब्रिंजल की जो फसल है वो बच जाएगी। तो ये हमारा क्रॉप वैरायटी में हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशंस आ सकती हैं, इसके एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइए। अब किस किस के फैक्टर्स के लिए हम ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर, नंबर 1 यील्ड को बढ़ाने के लिए, यानी कि यील्ड जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा फायदा होगा। नंबर 2 क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। क्वालिटी का क्या मतलब है कि जैसे कि बेकिंग क्वालिटी इन केस ऑफ व्हीट, ऑयल क्वालिटी इन केस ऑफ ऑयल क्रॉप्स, और जो प्रोटीन क्वालिटी है जो भी प्रोटीनेशियस जो क्रॉप्स हैं। तो नंबर 3 बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारी पर्टिकुलर क्रॉप है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि नेमाटोड्स हो गए, पेस्ट हो गए, उससे रेजिस्ट हो जाए, और वेरियस जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं जैसे कि टेम्परेचर की वेरिएशन, ड्रॉट कंडीशंस आ गई, फ्लड आ गई, तो उनमें हमारी फसलें जो है वो खराब ना हो, उसके लिए जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक एंड एबायोटिक। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे पास लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है। अब लैंड कम है और डिमांड ज्यादा है, तो फार्मर की क्या थिंकिंग होगी कि अगर एक ही लैंड में से मुझे विद इन अ ईयर 3 to 4 टाइम में हार्वेस्ट कर दूं क्रॉप्स को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी वजह से हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की, जिसके कारण जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है वो या तो कम हो गई या यूनिफॉर्म मेच्योरिटी हो रही है। कई बार कई फसलें ऐसी होती हैं कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ लेट, तो उससे हार्वेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने वैरायटी इंप्रूवमेंट की, जिसकी वजह से सारा का सारा जो फार्म लैंड है वो एक साथ ही मेच्योर होगा और फार्मर जो है वो एक टाइम पे हार्वेस्ट करेगा और इजिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि ऐसे सीड्स, ऐसी क्रॉप्स को बनाया जाए जो कि हर टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सके। हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, तो वहां पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ना ग्रो करके हम ऐसे सीड्स लेकर आए जो हर जगह पे इक्वली ग्रो कर पाए और इक्वली उनकी यील्ड हो। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर, अब जब हम कोई भी फसल को उगाते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि जैसे अगर फॉडर क्रॉप्स को अगर हम उगा रहे हैं, जो गाय भैंसों को हमने चारा देना है, तो हम चाहेंगे कि वो लंबे लंबे हो, टॉल हो, प्रोफ्यूज्ड ब्रांचेस हो, ताकि ज्यादा यील्ड हो, ताकि अच्छे से उन्हें न्यूट्रिशन मिले। अगर सीरियल क्रॉप्स हैं तो हम यही चाहेंगे कि वो छोटी छोटी हो, क्योंकि हमारा वहां पे उनकी टॉलनेस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जितनी लंबी होंगी उतना ज्यादा वो नरिशमेंट सॉइल से लेंगी और उतना ही हमारा लॉस है।
तो हम चाहेंगे कि उनकी जो ब्रांचिंग हो, जो ग्रोथ हो, वो स्टंटेड ही रहे और उनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिच रहे वो। तो ये हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट था। अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट अलग अलग टेक्निक्स पे डिपेंड करता है, फार्मर पे भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ फार्मर जो है वो नो कॉस्ट फार्मिंग करते हैं, कुछ लो कॉस्ट और कुछ हाई कॉस्ट फार्मिंग करते हैं, तो उसके ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट है। अब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं दैट इज बाय द थ्री वेज, दैट इज थ्रू द एयर, थ्रू द सॉयल एंड थ्रू द वाटर। एयर के थ्रू जो वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर के थ्रू वो ले रहे हैं जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो सॉयल के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं दैट आर 13 इन नंबर। और वो 13 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैक्रो और माइक्रो में क्लासिफाइड हैं। व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? those nutrients which are required in large quantities and micronutrients are required in less quantity। यानी कि ये वो न्यूट्रिएंट है जिन प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। तो ज्यादा अमाउंट में कौन से चाहिए? जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। then calcium, magnesium, sulfur are required in the large quantity, whereas iron, manganese, molybdenum, copper are some of the nutrients which are required in very less amount। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको जरूर लर्न करके जाइए, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब आप ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो प्लांट ऑब्टेन कर रहा है सॉइल के थ्रू, इनको आप आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय टू मींस, दैट इज मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अनदर वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता है। अब मेन्योर और फर्टिलाइजर नाम से हमें ये बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, बट उनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मेन्योर जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में जितना भी वेस्ट है, या जो किचन वेस्ट है, या जो हमारा प्लांट का एक्सक्रीटा है, एनिमल एक्सक्रीटा है, उनको यूज करके जो हम बनाते हैं खाद जिसे हम कहते हैं, उसे हम मेन्योर कहेंगे। एंड द फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स। एंड इट इज ऑर्गेनिक मैटर रिच, यानी कि यहाँ पे हम सॉइल को ऑर्गेनिक नरिशमेंट से रिच कर रहे हैं। और फर्टिलाइजर्स आर जनरली इनऑर्गेनिक। मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजर यूज होता है उसका नाम है एनपीके, इसके अलावा यूरिया, पोटाश, इस नाम से ये जाने जाते हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि जो मेरा जो लैंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो फर्टाइल रहे, यानी कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, तो आपको क्या ऐड करना है? आप मेन्योर ऐड करिए। बट कुछ फार्मर जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो हाई कॉस्ट फार्मिंग करते हैं, उनको सिर्फ प्रेजेंट के लिए चाहिए होता है, तो वो प्रेजेंट में जो नरिशमेंट ज्यादा से ज्यादा जितना देंगे उतनी ज्यादा क्रॉप अच्छी होगी, तो वो लोग फर्टिलाइजर्स को ऑप्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि वो मेन्योर जो है वो बहुत ही स्लो काम करती है और फर्टिलाइजर्स बहुत फास्ट काम करते हैं। बट इतनी फास्ट काम करने की वजह से सॉइल जो है वो खुद से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करना भूल जाती है, और धीरे धीरे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जो सॉइल है वो टोटली डिपेंड हो जाएगी ऑन द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। और मेन्योर के केस में ये स्लो तो है बट इफेक्टिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहते हैं तो आपको मेन्योर ही यूज करना चाहिए। नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि मेन्योर हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई भी हमारा टाइप का फार्म एरिया है हम वहां पे मेन्योर डाल सकते हैं। बट फर्टिलाइजर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप कौन से टाइप की आप क्रॉप लैंड आपका है, कौन सी आपने क्रॉप लगाई हुई है, तो वो उसी वे से वो यूज होंगे। और मेन्योर से किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जबकि फर्टिलाइजर यूज करने से वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा मेन्योर और फर्टिलाइजर का जो डिफरेंस है इसको आप नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसने एग्जाम में आना ही आना है। और नेक्स्ट अब हम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? दैट मीन्स द यूज ऑफ इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करना जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यानी कि हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, बट पेस्टिसाइड का एक ऑल्टरनेटिव है बायो पेस्टिसाइड, यूज ऑफ द लिविंग एजेंट और द बायोलॉजिकल एजेंट टू एक्ट एज अ पेस्टिसाइड। किसको यूज करते हैं हम इसमें? टर्मरिक लीव्स का यूज कर सकते हैं, हम इसमें नीम लीव्स का यूज कर सकते हैं विच एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड। फिर आता है मेन्योर। हम जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि मेन्योर क्या होता है,
बायो फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं या तो आपके जैसे कि काउ डंक हो गया या किचन वेस्ट हो गया, हम उसको यूज करें तो भी हमारा क्या कहलाएगा, बायो फर्टिलाइजर। बायो पेस्टिसाइड वी हैव डिस्कस। देन द वर्मी कंपोज्ड। वर्मी कंपोज्ड इज अनदर मेथड ऑफ फॉर्मिंग द मेन्योर। इसमें हम केचुओं को यूज करते हैं, यानी कि अर्थ वॉर्म को यूज करके कंपोस्ट बनाई जाती है। तो ये आप कॉमनली अपने घर में भी कर सकते हैं। किचन वेस्ट को आपको एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डालना है, ऊपर से उसमें अर्थवॉर्म्स डाल देने और उसको कवर कर देना है। उसको कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देंगे। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक खाद बन जाएगी, और वो जो खाद है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और उससे कोई भी सॉइल को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, एनवायरमेंट को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा हम हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न्स करके भी हम जो क्रॉप को अच्छा बना सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रॉपिंग, वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न ऑल्सो नोन एज द क्रॉपिंग सिस्टम। कौन कौन से हैं वो? मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। हम ये बहुत छोटी क्लासेस से इसको समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग होता क्या है? आपके पास दो सीड्स हैं, दो टाइप के सीड्स हैं, आपने उन दोनों को मिक्स किया और रेंडमली आपने फील्ड में डाल दिया, तो उससे कहीं कहीं पे कोई प्लांट उगेगा तो कहीं पे कोई प्लांट उगेगा। एक मिक्स्ड टाइप का आपका जो फील्ड है वो तैयार हो जाएगा। जो ये मिक्स क्रॉपिंग है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कौन से टाइप के सीड्स यूज करें जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। अगर एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी तो उससे क्या होगा, सॉइल से एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे और दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सेस में हो जाएंगे, जिससे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। टू प्रिवेंट द इम्बैलेंस, ऑलवेज चूज द प्लांट्स विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इसके अलावा उनका रूट पैटर्न भी अलग अलग हो, कि अगर एक की डीप रूट्स हैं तो एक की शैलो रूट्स होनी चाहिए, ताकि दोनों की रूट्स एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। दोनों की रिक्वायरमेंट्स वाटर की अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक को ज्यादा चाहिए एक को कम चाहिए तो वो इजिली सर्वाइव कर लेंगे। दोनों को ज्यादा चाहिए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सॉइल जो होगी वो बिल्कुल ही आपकी ड्राई हो जाएगी। तो कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपके लिए एग्जांपल्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है। व्हीट प्लस ग्राम वी कैन डू एज अ मिक्स क्रॉपिंग, व्हीट प्लस मस्टर्ड और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। Then intercropping, intercropping is quite similar to the mixed cropping. The only difference is in intercropping we grow the crops in a particular pattern. यानी कि जैसे मिक्स क्रॉपिंग में तो हमने क्या किया, दो टाइप के सीड्स को मिक्स किया और रेंडमली फेंक दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जैसे कि एक रोज में ग्रो करें, जैसे दो रोज आपने एक क्रॉप की तो दो रोज आपकी दूसरी क्रॉप की, तो ये कहलाती है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के फायदे क्या हैं? अगर आपकी एक टाइप की जो प्लांट है, अगर उसको कुछ हो जाता है, उसको कोई लॉस हो गया ड्यू टू ड्रॉट और ड्यू टू एनी पेस्ट उस पर अटैक कर दे, तो आपके फील्ड से आपको एटलीस्ट एक क्रॉप तो मिल रही है। तो ये आपका मिक्स क्रॉपिंग का भी और इंटरक्रॉपिंग का भी, ये दोनों का एक क्यूमुलेटिव जो एडवांटेज है कि अगर एक क्रॉप को कुछ नुकसान हो जाता है तो दूसरी तो आपकी बच जाएगी। और ऑर्गेनाइज्ड है ये, इजी टू हार्वेस्ट, मतलब अगर दोनों क्रॉप्स आपने लगाई हुई हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, अगर दो रोज उसकी, दो रोज दूसरे प्लांट की, जैसे आपने दो रोज सोयाबीन की लगाई है और दो रोज मेज की लगाई है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपको पूरे फील्ड में घूमना पड़ेगा अगर मिक्स क्रॉपिंग से किया होगा। तो यहाँ पे सोयाबीन प्लस मेज और बाजरा प्लस लोबिया को हम बाय द इंटरक्रॉपिंग हम इनको सेपरेट ग्रो कर सकते हैं। देन द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि जैसे एक टाइप पे आपने एक क्रॉप उगाई हुई है, अब उसके बाद आपने सेम ही क्रॉप को नहीं ग्रो करना, उसके बाद आपने दूसरी क्रॉप को ग्रो करना है, जो जिसमें हम राबी और खारीफ क्रॉप्स का कॉमनली हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बार आप राबी क्रॉप्स लगाइए, दूसरी बार आप खारीफ क्रॉप लगाइए। अगर आप एक ही टाइप की क्रॉप को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी फील्ड है, जो लैंड है, जो आपका एक टाइप के न्यूट्रिएंट में वो डेफिशिएंट हो जाएगा और दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वहां पे वेस्ट हो रहे होंगे। तो दैट कैन लीड्स टू द सॉइल इरोजन, दैट कैन लीड टू द रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे इसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक क्रॉप लगाएं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप लगाएं वो दूसरी लगाएं। जनरली हम जो ये क्रॉप रोटेशन करते हैं हम उनमें एक लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। कौन कौन से लेग्यूमिनस प्लांट है, जितने भी हमारे पल्सेस हो गए, मटर यानी कि पी हो गई, ठीक है, ग्राम हो गया और पल्सेस, दे ऑल आर लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो
प्लांट है ये सॉइल में नाइट्रोजन के लेवल को एनहांस करेंगे। तो जब सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाएगी तो नेक्स्ट आप प्लांट ऐसा लगाइए जिसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो साइक्लिंग एक न्यूट्रिएंट की चलती रहेगी जिससे हमारा जो क्रॉप है वो भी पर्टिकुलरली ग्रो और अच्छे से ग्रो करेगी और लैंड भी फर्टाइल रहेगा। कौन कौन से प्लांट्स? वीट प्लस मस्टर्ड एंड वीट प्लस ग्राम, यानी कि एक बार आप वीट को ग्रो कीजिए देन ग्राम को ग्रो कीजिए। इन दिस वे द क्रॉप रोटेशन विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये आपके 3 क्रॉपिंग पैटर्न है जिससे कि आप अपने फील्ड को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इरिगेशन करेंगे अच्छे से इरिगेट करने का ये मतलब नहीं होता कि प्लांट में आप भर भर के पानी दे दो। अच्छे से इरिगेट करने का मतलब ये होता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पानी देना। इंडिया जो है वो जनरली एक मॉनसून फेड एरिया है। जनरली जो ज्यादातर फार्मर्स हैं वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं कि भाई जब रेनफॉल होगी तब हमारे खेतों में पानी आएगा और उससे हमारी क्रॉप्स ग्रो करेंगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अगर मान लो कभी ड्रॉट पड़ गया तो उससे तो पूरा का पूरा हमारी लैंड पे जितनी भी फसल उग रही है वो सारी हमारी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसने वेरियस टाइप की इरिगेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए हमें बताया है कि जैसे वेल्स हैं, वेल में आपको पता है कुछ होते हैं डग वेल्स और कुछ होते हैं ट्यूब वेल्स। डग वेल्स क्या होते हैं? जिसमें हम गहरा गड्ढा खोद के पानी के अंडरग्राउंड स्ट्रेटा तक पहुंच जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं और वहां से पानी लेते हैं। जो ट्यूब वेल्स है उसमें क्या किया जाता है कि पानी को मोटर के द्वारा हम नीचे से खींचते हैं और वो वहां पे भरता है। इसके अलावा कैनाल्स है, रिवर लिफ्ट सिस्टम वहां पे अडॉप्ट किया जाता है जो रिवर के पास वाले एरियाज हैं। टैंक्स में पानी को स्टोर किया जाता है जैसे हम घरों में भी कर रहे हैं और उसको फिर बाद में यूज किया जाता है फॉर द वेरियस इरिगेशन फैसिलिटीज। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज के टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ वाटर। पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसको यूज करना। देन वाटर शेड मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंट कंडीशन। जो आज की कंडीशंस हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। प्रोड्यूस करने के लिए हमें अच्छी वैरायटी के सीड्स चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स पता होने चाहिए, क्रॉप को अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए हमें मेन्योर और फर्टिलाइजर को किस तरीके से यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा वाटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब क्रॉप हमारी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो गई है, बट अब हमारा ध्यान किस पे है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे। क्रॉप उग चुकी है अच्छे से, बट अब उसे बचाने के लिए हमें क्या करना है और उसे किन किन चीजों से खतरा है, अब इस टॉपिक में अंदर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्ट किससे करना है क्रॉप को? बेसिकली वीड्स होती हैं, पेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यील्ड जो होती है, यानी कि जो क्रॉप जो अब हार्वेस्ट करने वाले हैं हम, उस हार्वेस्ट पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर हमने अपनी प्लांट्स को, अपनी क्रॉप को सही टाइम पे वीड से, पेस्ट से और माइक्रोस्कोपिक पैथोजन से नहीं बचाया। अब वन बाय वन एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो अनवांटेड प्लांट है जो हमारी क्रॉप लैंड में ऐसे ही उग जाते हैं। अब वो ऐसे ही उग रहे हैं तो ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं हमें, उनकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है, चलो और नहीं कुछ तो हमें ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो प्लांट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रॉप है उसके साथ कंपीट कर रहे हैं, कंपीट इन टर्म्स ऑफ लैंड कर रहे हैं, कंपीट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं, सनलाइट की टर्म्स में कंपीट कर रहे हैं। तो वो प्लांट्स को हमें टाइम के साथ साथ हमें टाइम पे आने पे ही उनको रिमूव कर देना चाहिए, ये नहीं है कि उनको लगे रहने दें। उसकी वजह से हमारी क्रॉप में जो यील्ड है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो कौन से प्लांट है? जैसे कि पार्थेनियम है, जेंथम है, ये वो प्लांट्स है जो कॉमनली ग्रो कर जाते हैं अलोंग विद द क्रॉप लैंड। देन पेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनसे अपने प्लांट्स को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स है और जो पेस्ट हैं ये क्रॉप को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। दे मे कट द रूट, स्टेम और द लीफ। ये क्या करते हैं? रूट्स को स्टेम या लीफ में छेद कर देते हैं, उनको जगह जगह से कटा फटा कर देते हैं। आप देखते हैं जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं जैसे कि पालक हो गया है ना, साग हो गया, तो आप इनमें देखते हैं इनके पत्ते कई बार बीच बीच में से कटेड से होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि
उस पे इंसेक्ट या पेस्ट ने अटैक कर दिया है। देन दे सक द सेल सैप, वो क्या करेंगे, सेल का वो पूरा जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है उसको ही सक कर लेंगे, जिससे एज अ रिजल्ट जो सेल है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। देन दे बोर इनटू द स्टेम और फ्रूट, कई बार आप देखते हैं शुगर केन में कई बार आपको छेद देखने को मिलता है, या आप कई फ्रूट्स में देखते हैं कि उनमें छेद होता है, तो उसकी वजह से उस फ्रूट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पे इंसेक्ट और पेस्ट ने अटैक किया हुआ है। तो इंसेक्ट और पेस्ट से हमें अपने जो फसलें हैं उन्हें बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन द पैथोजेंस कौन होते हैं? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। कौन कौन से पैथोजेंस हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगी और वायरस। ये जो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस है, दे एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट्स बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक है, दिखते किसी को भी नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं? दे कम थ्रू सॉयल से भी कुछ आते हैं, कुछ एयर से आ जाते हैं और कुछ वाटर के साथ ट्रांसमिट होंगे और हमारी पूरी की पूरी फसल को खराब कर सकते हैं। अब क्रॉप्स को हमें इनसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब प्रोटेक्ट कैसे करें? नंबर 1, बाय स्प्रेइंग द हर्बिसाइड। जो छोटे छोटे हर्ब्स अगर ग्रो कर जाएं हमारे फील्ड में, तो हम उनको बाय द स्प्रे ऑफ हर्बिसाइड हम उनसे अपने क्रॉपलैंड को बचा सकते हैं। फंगीसाइड जो है वो फंगस को मार देगा, इंसेक्टिसाइड छोटे मोटे इंसेक्ट्स को मार देगा, मैकेनिकल रिमूवर यानी कि हम हाथ से या हम किसी छोटी मोटी मशीन के थ्रू या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जैसे कि वीड्स को निकाल सकते हैं। देन सीड बेड प्रिपरेशन, ये हम लैब्स में करते हैं या हम एक प्रॉपर नर्सरी में किया जाता है। इसमें सीड्स को प्रॉपरली पहले ट्रीट किया जाता है और अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है सो दैट दे बिकम फ्री फ्रॉम द वीड्स। रेजिस्टेंट वेराइटीज, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज बना रहे हैं, जिससे कि वो जो पर्टिकुलर क्रॉप है उसको वो पर्टिकुलर जो एजेंट है वो इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था बीटी ब्रिंजल, पहले क्या होता था, ब्रिंजल में जनरली आपको बोर्स मिलते ही मिलते थे, कि यानी कि उसमें छेद हो ही जाता था और उसमें अंदर अगर हम खोल के देखते थे तो कीड़े लगे होते थे। तो अब उसको हमने क्या किया, हमने डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज बना ली है कि अब वो जो ब्रिंजल है अगर इंसेक्ट उसको खाने की कोशिश करेगा या उसमें बोर करने की कोशिश करेगा तो वो उसको खुद ही डैमेज हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो जाती है। देन टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार फार्मर्स अर्ली सो कर देते हैं या फिर बहुत लेट सो करते हैं, जिससे जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं बाय द इंसेक्ट पेस्ट तो वो बढ़ जाते हैं। समर प्लोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जब बहुत ही ज्यादा जून की जब गर्मी पड़ रही है उस टाइम पे क्रॉप लैंड को खुला छोड़ दें, उसको प्लो करें टाइम टू टाइम, ताकि उसके अंदर अगर कोई स्पोर्स हैं या कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उसकी वैसे ही इतनी ज्यादा हीट की वजह से डेथ हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली अपने क्रॉप्स को ग्रो बचाएं ताकि क्रॉप की हम प्रोटेक्शन कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है how to protect the crop during the storage। इन स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज लॉसेस सबसे ज्यादा हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि अब जो फार्मर है उसका पूरा ध्यान रहता है कि क्रॉप लैंड में अच्छे से अच्छे वो सीड्स को सो करे, अच्छी से अच्छी टेक्निक को यूज करे। बट जब बात आती है स्टोरेज की तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा ढीला हो जाता है कि भाई चलो अब तो हो गया जो होना था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 10% जो लॉस है ग्रेन का वो स्टोरेज के टाइम पे होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हम ग्रेन्स को लॉस्ट कर रहे हैं दैट इज एट द टाइम ऑफ स्टोरेज। अब स्टोरेज लॉस होने के लिए फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक है बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है, और ए बायोटिक यानी कि जितना भी नॉन लिविंग जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो लिविंग यानी कि बायोटिक फैक्टर में हमारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, रोडेंट्स आ जाएंगे यानी कि जो आपके रैट हो गया, माउस हो गया, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज लॉसेस। एबायोटिक की बात करें तो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वार्मथनेस और ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रेन्स जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोरेज के टाइम पे खराब हो जाते हैं। अब ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है इसकी वजह से नुकसान हो क्या रहा है? क्वालिटी खराब हो जाती है ग्रेन्स की। जैसे अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट जो है वो काली पड़ जाती है, वीट को वो अंदर ही अंदर से खा जाएंगे माइट्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा उसका, और वो जो वीट ग्रेन्स हैं वो पुअरली जर्मिनेट करेंगे, यानी कि उनमें से 90% सीड्स तो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। उसके कलर का जो
जो प्रोडक्ट का जो कलर है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और जब मार्केट में वैल्यू कम होगी तो सारा का सारा जो प्रोसीजर हमने इतनी ज्यादा मेहनत की उस पर इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। अब हम कैसे उसको प्रिवेंट करें? प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो ग्रेन्स को हमेशा सूखा यानी कि ड्राई करके ही स्टोर करें। तो सबसे पहले उसको हमें सनलाइट में ड्राई करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको जो शेड में ड्राई करना चाहिए। और इन ड्राई मेथड से क्या होगा कि वो प्रॉपरली सूख जाएंगे, तो आराम से आप उसको स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर नहीं होगा तो उस पर कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा। स्टोरेज हाउस शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वेंटिलेटेड। जहां पे हम उन्हें स्टोर करें, जो यानी कि हमारा स्टोरेज हाउस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। उसमें हवा जो है आसपास क्रॉस करे, क्योंकि अगर हवा क्रॉस नहीं कर पाएगी तो ह्यूमिडिटी बन जाएगी उसके अंदर और मॉइस्चर की वजह से लॉस होगा। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर स्टोरेज हाउस की हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। स्टोरेज हाउस शुड बी ट्रीटेड विद फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? ये फंजाई को मारने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट और पैथोजेंस को मार देंगे, और जब हम इनका स्प्रे करेंगे तो हमारी जो फसलें हैं वो बच जाएंगी। तो ये हमने यहाँ तक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, हाउ वी कैन इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री पे जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में